नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम लेकर आते हैं आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। कोशिश हर बार ये रहती है कि हम एक विषय को चुनें और उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। अगर आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है और फोन इन पर आधारित है। यानी कि ये कि अगर विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube के दर्शक भी इस वक्त अगर हमें लाइव देख रहे हैं और आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए हमें। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और आज इसीलिए हमने ये विषय चुना है कि जब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात होती है तो महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो अपने स्वास्थ्य को हाशिए पर डाल देती हैं। तो इसलिए हमने आज ये विषय चुना है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत सारी बातचीत करें, जिससे कि घर बैठे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। चलिए हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े। इससे पहले मैं आपको अपने स्टूडियोज के नंबर बता देती हूं, जिन नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क करने वाले हैं। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए होंगे, मिला लीजिए। 7579428047 और दूसरा नंबर है 7579428028। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा, जिससे कि आपके प्रश्न को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार मैं निवेदन ये जरूर करती हूं कि आपकी कॉल हमसे कनेक्ट हो जाती है, आपकी बातचीत हमसे शुरू हो जाती है, तो अपनी टीवी की आवाज को कम कर दीजिए और एक बार में आप अपना पूरा प्रश्न पूछ लीजिए पहले। उसके बाद अपने उत्तर को सुनने के लिए आप टीवी की आवाज को बढ़ाकर उत्तर सुन लीजिएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में बहुत सारी बातचीत हम करेंगे और इस विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश डॉक्टर मीनू सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार संध्या जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और दर्शकों, हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें, महिलाओं के स्वास्थ्य के अलावा भी अगर बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हैं, बाल रोग के विषय में, क्योंकि हमारे जो आज एक्सपर्ट हैं, आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी हमसे चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं 8 मार्च को, और सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, समानता की बात होती है, लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम कहीं पीछे हट जाते हैं। अगर आज की परिदृश्य में हम देखते हैं तो क्या स्थिति आपको लगती है? संध्या जी, मुझे लगता है कि सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और जब तक इंसान स्वस्थ नहीं होगा, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं हो पाएगी और वो आगे बढ़ के काम कैसे कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। और मैं इस बारे में एक लाइफ साइकिल अप्रोच एक्चुअली अडॉप्ट करने के लिए लोगों को बाधित करती हूँ कि जिसमें कि जो बच्चा पैदा होता है, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ इसलिए मुझे बच्चों के से ही शुरू करने की आदत है, उसी समय से ना केवल कि जब वो पैदा होता है, बल्कि जब वो माँ के गर्भ के अंदर भी बच्ची होती है, उस समय भी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए माँ को स्वस्थ होना और उसे अच्छी तरह से अपना ध्यान रखना, खाना पीना ठीक से खाना, ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो। और उसी तरह से फिर आगे जब बच्चा पैदा हो जाता है या हो जाती है, खासकर लड़कियाँ, तो हमें सबसे पहले तो हमें उनका बहुत स्वागत करना चाहिए, जो कि ज़्यादातर देखा नहीं जाता। और हमें आज सुबह ही हमें कुछ बात कर रहे थे कि लेबर रूम में जब भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी बेटी पैदा होती है तो मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। उससे एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है बच्चों को भी। आपको मालूम है कि बच्चों को और माँ की जो बॉन्डिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए।
और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, लड़कियों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो उन्हें उसकी प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। और माँओं को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं रहेंगी। उनको इंजेक्शन ठीक से लगवाना है, टाइम से इम्यूनाइजेशन करना है, उनको बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए देखिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या लड़की बड़ी होती है, एडोलेसेंस की तरफ जाती है, तो उसको कई बार खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और जैसे आपको मालूम है आजकल हम एनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, और उसमें ऐसे है कि बच्चों को हमें आयरन सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। पहले तो आहार से ही पूरा करने की ज़रूरत है। आजकल आप देख रहे हैं पोषण अभियान चला हुआ है, आहार क्रांति है एक तरह से। बच्चों को शुरू से ही हेल्दी खाना खाने की बहुत ज़रूरत है, और वैसे ही जो बच्चियाँ बड़ी होंगी हेल्दी, वही हेल्दी मदर्स बनेंगी, वही हेल्दी महिलाएं बनेंगी। और जैसे ही उनमें ये जागरूकता आएगी एजुकेशन के ज़रिए से कि उन्हें अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, दैट मीन्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ऐसा चेकअप जिससे पहले पता चल जाए कि उन्हें क्या बीमारी है। जैसे आज सुबह से पहले ही, हाँ जी, आज सुबह ही हमने त्रिवेणी घाट पे हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम कैंसर जैसी बीमारियों को जल्दी अगर डिटेक्ट कर लें तो वो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं करती, मतलब कुछ भी नहीं उससे हो सकता है, क्योंकि टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाती है। उसी तरह से जैसे जैसे महिलाएं वरिष्ठ हो जाती हैं उस समय अपनी वरिष्ठता वाली बीमारियां आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। हमारी महिलाओं में मोटापे की प्रॉब्लम भी बहुत है, तो उसका भी ख्याल वो अगर एक्सरसाइज वगैरह अपनी शुरू से ही करें, अपने वज़न का ख्याल रखें, और तो बहुत आवश्यक है कि उनका जो सीनियर लेवल पे जब वो पहुंच जाएंगी तो उनको कम तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो मैम जैसे जैसे उम्र का जो हर पड़ाव है उसमें अगर हम कहें एक लाइफ साइकिल अगर हम देखते हैं एक महिला की, तो उम्र के पड़ाव के साथ साथ उसकी तकलीफें भी बदलती चली जाती हैं। जैसे बच्चों की अभी आपने बात की, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि वो भावी माँ बनेगी। और जब हम बच्चों के स्वास्थ्य से ही ध्यान देखें तो आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि जब बच्चों के स्वास्थ्य की बात हम करते हैं कि शुरुआत में ऐसी क्या बात होती है जो हम बहुत ज्यादा हमें ध्यान देनी होती है एक गर्ल चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी न्यूट्रिशन की, क्योंकि ऐसा देखा है कि बचपन में जो बच्चों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि वैसे तो माँ का दूध 6 महीने तक बच्चों को देना ही है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। उसके बाद भी कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इससे बोन हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। और शुरू से ही बाकी है बिहेवियरल, मतलब आदत आपकी अगर ठीक रहेगी एक्सरसाइज करने की, ज़्यादा आजकल बहुत कंप्यूटर का भी बहुत ज़माना आ गया है, तो उसमें भी थोड़ा बच्चों को हमें उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी नींद पे असर पड़ जाता है, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे असर पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नींद के असर की वजह से शारीरिक ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। मैम आपको रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ चुके, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार मैम, विवेक बात कर रहा हूँ मैम, काशीपुर उधमसिंह से। जी विवेक जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम 6 साल की लड़की है मेरी, उसके लिए पूछना चाह रहा हूँ मैं। एक तो खाती पीती नहीं है, इसलिए वो जल्दी शायद बीमार पड़ती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है मैम? अगर 6 साल की बच्ची है और अगर खा पी नहीं रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसकी ग्रोथ ठीक है कि नहीं, कि उसका वज़न और उसकी हाइट उसकी उम्र के मुताबिक है कि नहीं है। अगर तो वो ग्रो कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हमारा बच्चा खा नहीं रहा, लेकिन वो खा रहा होता है और उसकी ग्रोथ ठीक होती है। अगर उसकी ग्रोथ ठीक है तो फिर हम इतनी चिंता नहीं करते हैं, तो फिर ये ज़्यादा मतलब बिहेवियर की प्रॉब्लम है, उसे शायद कुछ ऐसी चीज़ खानी है जो उसको पसंद नहीं आ रही है अदरवाइज। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ पे असर है तो इसे हम फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। कि मतलब वो बच्चा बढ़ नहीं रहा। उसके बहुत से कारण हैं। उसका कारण एक अंदरूनी कोई बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए इन बच्चों की जांच करना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखना ज़रूरी है कि उसको एनीमिया तो नहीं है। कई बार एनीमिया अगर हो और बच्चा बढ़ नहीं रहा है तो एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम सीलिएक डिजीज कहते हैं। मैम बहुत छोटे बच्चे से ही एनीमिया की शुरुआत हो जाती है? बिल्कुल। अगर बच्चे को शुरू में ही, अगर अभी तो बहुत ये कोशिश की जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय जो उसकी कॉर्ड में
होता है ना, ब्लड होता है, उसको भी मिल्क करके बच्चे में डाल दिया जाता है ताकि उसमें हीमोग्लोबिन का स्टोर जो है वो काफ़ी रहे। उसके बाद सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसे है ब्रेस्ट फीड पे बच्चा होता है लेकिन माँ अगर आयरन नहीं ले रही है तो उसे थोड़ा कमी हो जाती है आयरन की, तो उन्हें एक्स्ट्रा आयरन की ड्रॉप्स भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे विवेक जी ने ये जानना चाहा था कि जैसे 6 साल की बच्ची खाना नहीं खाती और बार बार बीमार हो जाती, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है? बिल्कुल, इसमें ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी जो है वो कई बार तो प्राइमरीली किसी को इम्यून डेफिशिएंसी भी होती है, जन्म से ही इम्यूनिटी का डिफेक्ट होता है, लेकिन कई बार ये सेकेंडरी आ जाते हैं कि अगर मैल न्यूट्रिशन है, किसी की न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो भी उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या इसकी प्रॉब्लम है। तो एक तो उसका चेकअप होना चाहिए और ताकि हमें डायग्नोसिस ठीक पता चले। ऐसा ना हो कि हम यही कहते रहें कि हाँ इसे ये खिला दो, वो खिला दो। खिलाना तो है लेकिन अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है उसे, तो उसे देखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके लिए चेकअप करवाना, इसके लिए चेकअप करना चाहिए। एक बार आप बच्चों के डॉक्टर को दिखा दीजिए और उससे फिर पता चल जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर कोई बीमारी है, जैसे मतलब ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती, तो उसका भी इलाज हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो उसका डायग्नोसिस जो है वो इजीली हो जाता है। और तो इसलिए बेटर ये रहता है कि एक बार दिखा दिया जाए बच्चे को, खासकर जब उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। और ज्यादातर माता पिताओं को जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में यही लगा रहता है कि हम जितने बार बच्चों को खिलाए वो बच्चा उतनी बार खाता रहे। ऐसा जबकि होता नहीं, वो अपने थोड़ा सा चूजी भी होता है बच्चा। अब माँ बाप अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको दाल चावल या रोटी दाल के साथ खिलानी है तो बच्चा वो नहीं खाता है, और लेकिन अगर कुछ अदर थिंग अगर हम देते हैं, कुछ स्नैक्स दे देते हैं तो वो बच्चा खुद खा लेता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पेट तो उसका भर रहा है लेकिन हेल्दी नहीं है वो चीज़। हाँ, वो लेकिन मतलब पेरेंट्स को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी हैबिट्स उनमें बच्चों में पैदा की जाएं और उनका जो टेस्ट है वो इस तरह से डेवलप हो कि वो जो नॉर्मल खाना है घर का उसको भी खाएं। और ये देखा गया है कि अगर आप जन्म के टाइम के बाद जब आप वीनिंग करते हैं बच्चों की, माँ के दूध के अलावा जब दूसरी चीज़ें देनी शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे जो फूड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनका असर बहुत रहता है। तो इसलिए हमें हेल्दी बहुत जरूरी है, शुरू से ही बच्चे को देना बहुत जरूरी है। कभी कभी बीच में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे स्कूल वालों का प्रेशर होता है या बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं इनको बाहर भी जाना होता है, कई बार बाहर भी खाना होता है, तो वो भी अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी लिमिट्स, हेल्दी फूड की जरूरत बहुत है। अच्छा मैम, जैसे अगर हम उम्र के अगले पड़ाव तक आ जाते हैं तो वहां पर आ जाता है किशोरावस्था, या फिर वो एज जब हमारी बच्चियां बड़ी होने लग जाती हैं। और अगर हम रक्ताल्पता या एनीमिक होने की बात करते हैं तो हमारे देश में तो एक ये विडंबना ही हम कहें कि ज्यादातर बच्चियां जो हैं वो एनीमिक हैं। तो उस समय क्या ध्यान देने वाली बात है? एक तो ये है कि खाना बच्चे रेगुलरली खाएं और वो ज्यादा क्योंकि जब बच्चों की ग्रोथ होती है, खास गर्ल्स की भी, तो वो थोड़ा वेट पुट ऑन करती हैं उस वक्त। तो कई लड़कियों को लगता है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो वो खाना बंद कर देती हैं। तो इसलिए उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि इस स्टेज में आपकी फैट एक्रीशन इस तरह से होती है, तो आप खाना भी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि उससे एनीमिया नहीं होता। कई बार जो बच्चियां एनीमिक रह जाती हैं तो आजकल तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम चला हुआ है कि उनको हर जो एडोलेसेंट बच्ची है उसको हमने आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स देनी है, जिससे अगर वो ठीक रेगुलरली ले लें तो उससे उनको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे एडोलेसेंस, यू नो, दिस इज अ स्टेज टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो फिर उस टाइम फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात हो जाती है क्योंकि वो फिर भावी माँ बनने वाली होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी बच्ची एनीमिक होती है और उनको डॉक्टर्स जो हैं आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके बाद होता है कि थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब होती है, तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं। क्योंकि खाना तो नहीं छोड़ते वो, एक्चुअली जिनको एनीमिया होता है उनको अगर आयरन मिले तो उनको भूख अच्छी लगती है फिर। अच्छा, नहीं, मेडिसिन ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन मेडिसिन जो है वो कई बार उनको खाना खाने के बाद लें तो अच्छा है, खाली पेट ना खाएं, क्योंकि खाली पेट से आयरन जो है वो थोड़ा इरिटेशन पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर खाना थोड़ा सा खा के अगर लिया जाए तो वो बहुत ठीक रहता है। हाइजीन का कितना ध्यान रखना जरूरी है? हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंट एज ग्रुप में आप देखिए मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है गर्ल्स की,
अगर उसमें सफाई के बारे में, हमारे ये एक बड़ा कॉमन सा वो है कि हम लोग बात नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। और बच्चियों के साथ इसको बहुत डिटेल में उनको समझाने की ज़रूरत रहती है कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, और उससे उनको बिल्कुल छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उनको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये बात ही ना करें वो। जैसे कि आपको मालूम ही है कि ज़्यादातर मध्य वर्गीय समाज में ये बात नहीं की जाती है। तो और उनको उसी के लिए सफाई की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए आपने देखा ये कितना सारा सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में कितना चेंज आया है, एंड बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल है। एजुकेट करना ज़रूरी है और उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना ज़रूरी है कि दिस इज़ अ नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ, और इसमें कोई इन्फीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और जब सब बच्चों के साथ होता है। और डॉक्टर साहब, जैसे अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फिर आ जाता है वही प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद की बातचीत, क्योंकि महिला की जीवन का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि वो एक नए जीव का सृजन कर रही होती है। लेकिन अपने हेल्थ की जब बात आती है तो फिर थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर जाती है वो। आई थिंक एक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, और ऐसा हमें परिवारों में देखना चाहिए कि एक तो जो उसकी माँ है या उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसको पूरा ख्याल दें, उसको पूरा ध्यान दें, उसकी न्यूट्रिशन का, उसके इम्यूनाइजेशन का, उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखें वो। दूसरा ये है कि डॉक्टर के पास एटलीस्ट कम से कम 5 बार ज़रूर जाके दिखाएं गायनेकोलॉजिस्ट को, जो मतलब एंटीनेटल चेकअप जिसे हम कहते हैं, ताकि उसमें हर स्टेज पे बच्चे की जो ग्रोथ है उसका भी पता चल रहा है और माँ की जो हेल्थ है उसका भी पता चल रहा है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें कई बार शुरू में ही शुरू हो जाती हैं, जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या किसी को डायबिटीज़ निकल आती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का अगर इलाज उसी समय हो जाए तो फिर बच्चे की हेल्थ पे भी कोई असर नहीं पड़ता और माँ की हेल्थ भी तो ठीक ही रहती है। तो इसलिए ये जो चेकअप्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और फिर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स वगैरह किए जाते हैं देखने के लिए कि कोई बच्चे में कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और अगेन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना भी मदर को बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं कि आप खाना बहुत ही खिलाते जाओ और एक्सेसिव वेट गेन भी उसका हो जाए। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करना भी मदर्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है उनको एंजॉय करना चाहिए अपना प्रेगनेंसी। बिल्कुल, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो खुश रहेंगे तो बेबी भी उनका हेल्दी होगा। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बोलते हैं कि संस्थागत प्रसव कराना है तो हॉस्पिटल में वो डिलीवरी के लिए तो चली जाती हैं, लेकिन उससे पहले जो चेक्स होते हैं उन पर वो पूरी तरह से नहीं आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आ जाते हैं जो पहले से हिस्ट्री नहीं पता है। ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि हमारे स्टेट में भी और वैसे भी बहुत सी माताएं जो हैं वो गुजर जाती हैं बर्थ के समय। मैम, अगर हम आज के हमारे रेट्स बहुत हाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी लगभग 3 लाख महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो जाती है प्रसव के समय। अगर हम उनका ख्याल शुरू से ही रखेंगे तो उनकी बीमारियां हमें पता चल पाएंगी। बिल्कुल। और उनकी जो कई बार ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, उनको बर्थ के टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं जैसे हेपेटाइटिस वगैरह के इन्फेक्शन, जॉन्डिस हो जाता है कई बार। सो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि माँ जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि तभी उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा और आगे चल के भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, जो 9 महीने का ये जो चेकअप्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी की मातृत्व सुरक्षा योजना है जिसमें मतलब हर महीने की 9 तारीख को ये कहा गया है कि उस मदर को अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा, उसको दवाइयाँ भी दी जाएंगी, सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे, बाकी की एडवाइस भी दी जाएगी, चेकअप भी होगा। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, लाभ उठाना हमें इसको पूरा पॉपुलराइज करना चाहिए। और हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि एटलीस्ट हम जो माताएं, जैसे हमें पता चलता है कोई प्रेग्नेंट हो गई है वुमेन और उसकी हेल्थ फैसिलिटी से काफ़ी दूर है, तो उन्हें हम जियो टैग करें, उनको मतलब हम मार्क करके रख लें कि ये माँ है, इसको हमने याद दिलाना है। अच्छा। कि अब ये इतना टाइम हो गया, अब आप जाके चेकअप कराओ। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टेलीमेडिसिन है, जिसमें मतलब रिमोट से भी आप माताओं के साथ बात कर सकते हैं, बहुत से इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं
अच्छा। तो वो सारी चीज़ें भी अगर हम साथ में इंक्लूड करें, क्योंकि बहुत सी माएँ खासकर जो पहाड़ी रीजन्स हैं उनमें ऐसी जगह पे रहती हैं कि वो हेल्थ फैसिलिटी से थोड़ा दूर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने पहाड़ी रीजन की बात करी दी है, तो हाँ ऋषिकेश एम्स जो है वो बिल्कुल पहाड़ से जुड़ा हुआ है। मतलब पहाड़ों में अगर महिलाओं को दिक्कत है तो वो सीधे पहले ऋषिकेश एम्स। तो आपको यहाँ की अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, शहरी महिलाओं की, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, पहाड़ के क्षेत्रों की महिलाओं की बात करते हैं, तो हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका लाइफस्टाइल तो वैसे हेल्दी है, लेकिन उनके अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है। जैसे उनके लिए हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो दूर हैं। जैसे उनको अगर दवाई की ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर कोई मीन्स नहीं है कि वो उसको एकदम हेल्थ फैसिलिटी पे एकदम ले जाया जा सकेगा कि नहीं ले जाया जा सकेगा। जो शहर में है महिलाएं, हालांकि उनको काफ़ी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट कई बार उनका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमें एक बेस लाइन पे, ऑप्टिमम लेवल पे रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि माताएं जो या लेडीज़ जो शहरों में भी हैं और विलेजेस में भी हैं, उनके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहे, जो उनको समझ हो कि हमें इतना तो करना ही है अपने लिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे खाना कम हुआ तो महिला पूरे परिवार को खिलाने के बाद अगर अपने लिए नहीं बचा है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। चलो कोई बात नहीं, सब्जी नहीं बची है तो चलो रोटी बची है तो वही मैंने खा ली, या फिर सब्जी नहीं है तो अचार से मैंने खा लिया। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। हाँ, माताओं ये उनको सोचना चाहिए कि जिसको कहते हैं ना, वेयर योर ओन मास्क फर्स्ट। जब आप प्लेन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अगर खुद को ठीक नहीं रखोगे तो अपने साथ के जो लोग हैं उनको कैसे ठीक रख पाओगे। इसलिए उनको अपने को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तभी वो दूसरे बच्चों का और अपने बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल रख पाएंगे। और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर में अकेली तो नहीं होती हैं, और भी महिलाएं होती हैं घर में, तो वो भी उनका ध्यान रखें, अगर एक दूसरे का ख्याल रखें। और पुरुषों का भी बहुत रोल है मदर्स की हेल्थ में, लेडीज़ की हेल्थ में, और मुझे लगता है कि हमें उनको भी जागरूक उतना ही करना चाहिए। जैसे वुमेन्स डे तो ठीक है, लेकिन वुमेन्स डे में हमें मेन को भी उतना ही जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल, घर की महिलाओं का ध्यान रखें, वो घर की महिलाओं का ध्यान रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र का अगला पड़ाव आ जाता है फिर रजोनिवृत्ति। हाँ जी, उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कुछ महिलाओं को, और कुछ महिलाओं को बड़ा इजीली ये टाइम भी निकल जाता है। इसके बारे में बताएं आप। इसका मेरा ख्याल ये है कि एक तो जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं और जिनको अपने सिम्टम्स के ऊपर इतना ख्याल नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम पे सचमुच में हार्मोनिक चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से उनकी तबीयत प्लस उनकी इवन नेचर में भी कई बार फ़र्क पड़ता है। गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, उनको पसीना आने लग जाता है। सो ये सब चीज़ों का अगर वो और तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि होता तो है ये सब, ऑलमोस्ट सभी को होता है इस तरह का, तो अगर वो और चीज़ों पे और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे ख्याल लगाएं तो इन चीज़ों का बड़ी ईजिली इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा। फिर बाकी कैल्शियम सप्लीमेंट्स या आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी सप्लीमेंट्स की उस समय ज़रूरत है वो लेने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब बहुत से हार्मोन्स बॉडी में नहीं हैं, खासकर ईस्ट्रोजन्स बॉडी में नहीं है, तो उसके लिए हमें अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। सो उस समय भी आजकल तो पूरा का पूरा इसका एक चैप्टर है कि मेनोपॉज को कैसे मैनेज करना है, पूरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। उसी टाइम पे ये भी होता है कि बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी फैमिली में, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो घर छोड़ के ज़्यादातर प्रोफेशनल कॉलेजेस में चले जाते हैं, कईयों की शादियां हो जाती हैं, तो जो लेडीज हैं वो अपने को निगलेक्टेड फील करती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसको उस समय मानसिक सपोर्ट की भी जरूरत, मानसिक सपोर्ट की जरूरत है। और ये भी बहुत अच्छा हो अगर वो अपने ग्रुप्स बनाएं, अपने सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं, जो आपस की जो उनकी साझेदारी है, जो उनके आपस की एज के जो हम उम्र लोग हैं उनके साथ वो कांटेक्ट करें। और प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कई प्रोफेशनल, वो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि इसी एज में होता है बहुत सी बीमारियों का ऑनसेट होता है। जैसे डायबिटीज उसी एज में शुरू होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, कोई कैंसर होने शुरू हो जाते हैं। तो इस एज पे आके आपके हेल्थ चेकअप्स होने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, उसके बारे में आप ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल गर्ल्स में इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, जिससे कि ये सबसे कॉमन कैंसर है वुमेन का। अगर वो इम्यूनाइजेशन ले ली जाए तो ये जो कैंसर है, ग्रीवा का कैंसर जिसको कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर, वो नहीं होता। बिल्कुल, शादी से पहले कभी भी लगवाया जा सकता है। शादी से पहले कभी भी लगवा लो, बाद में जब मर्जी है तब लगवा लो, क्योंकि
एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसको ये प्रिवेंट करता है वैक्सीन, बिल्कुल। और उसकी वजह से ये कैंसर जो है वो होता है। प्लस आजकल बहुत से टेस्ट भी ऐसे होने लगे हैं, बायोमार्कर्स हैं जो ब्लड के टेस्ट हैं, उनसे भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। मैम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एम्स ऋषिकेश में क्या तैयारी? एम्स ऋषिकेश में हमने आज तो अपना महिला दिवस मनाया है और हमने अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, फैकल्टी, उन सबको हमने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया है और ये भी बताया कि किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और तैयारी तो मुझे लगता है कि हर दिन होनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ एक ये दिन नहीं। बात कि हमें महिला दिवस मनाना पड़ रहा है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, हर रोज ही एक महिला दिवस के लिए एक खास दिवस होना चाहिए जी। और हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अपनी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए हमें खास उनका ध्यान रखना चाहिए। वो मतलब ऑन प्रायोरिटी हमें वुमेन के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब उन्हें याद ना दिलाना पड़े कि भाई आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आज महिला दिवस है तो आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं, अपना ध्यान वो खुद ही रखेंगे तो जिससे आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर यह भी जानना है कि एम्स ऋषिकेश में किस तरह की फैसिलिटीज, अगर मैं कहूँ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कहूँ या आम जन के लिए कहूँ, तो किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं अभी? एम्स ऋषिकेश आपको देखिए ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें मतलब 5 एम्स जो पहले एम्स बने थे हमारे, जो एम्स दिल्ली के बाद, ये उनमें सबसे पहला ही है जी। और यहाँ पे सब तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मतलब प्रिवेंटिव से लेके क्यूरेटिव तक और सपोर्टिव केयर भी सब तरह की अवेलेबल है। मैम हम लोग दुर्गमगामी क्षेत्र में रहते हैं, उत्तराखंड एकदम ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों तक पहुँचने के लिए क्या किसी तरह की विशेष सेवा? हाँ, इसमें क्योंकि ऐसा रीजन है जहाँ पे लोग दूर हैं थोड़ा और कई बार पहुँचने में मुश्किल होती है, और पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें यात्राएं भी बहुत होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक तो हमारा ट्रॉमा सेंटर काफ़ी अच्छा है जिसमें मतलब अगर किसी को ट्रॉमा, मतलब किसी को चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए पूरी फैसिलिटी अच्छी है। प्लस अभी हमारी एक हेली एम्बुलेंस शुरू होने वाली है। अच्छा। जिसमें एक्चुअली एक तो पहले से भी हमें कभी कभी पेशेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट आते हैं क्योंकि एम्स में हेलीपैड है, लेकिन अभी सरकार हमें हमारी अपनी हेली एम्बुलेंस दे रही है और उससे हम फिर पूरा दिन वो पेशेंट्स को लेके आ सकती है, लेके जा सकती है। दूसरी फैसिलिटी जो है वो है टेलीमेडिसिन की। अभी हमने हाल में मतलब टेलीमेडिसिन सेंटर बना लिया है, डिपार्टमेंट भी बना लिया है, जिसमें ई संजीवनी, जैसे आपने मन की बात में सुना होगा कि ई संजीवनी 2 एक आ गया है अभी, तो वो हमें मिला है और उसमें जो पेशेंट्स हैं वो घर बैठ के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर भी कर सकते हैं। नंबर कहाँ फ्लैश होते हैं, कैसे पता चलेगा किस नंबर से बात करना है? ये जो है ये उस पे है, एक्चुअली इंटरनेट पे है, उसमें इतने नंबर की जरूरत नहीं है। उसमें एक ई संजीवनी 2 करके वेबसाइट रहती है, ठीक है। उसमें आप अपने को रजिस्टर कर लीजिए और उसमें आजकल जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसमें एक आभा आईडी बनता है। वो आभा आईडी जो है वो क्यूआर कोड से बन जाता है और उससे आपका आधार नंबर वगैरह यूज करके वो आपको एक आइडेंटिटी दे देते हैं और उस लॉगिन करने की जरूरत, लॉगिन आप कर लीजिए और उसके बाद आप उस सिस्टम में आ जाते हैं, फिर आप किसी तरह की भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरा जो पेरिफेरी में अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सब सेंटर्स हैं या जिनको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कहते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी है कि वहाँ पे जो CHO होते हैं, उसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं, वो हमारे से बात करके पेशेंट के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 तारीख को, चलने से पहले हमारे अगर बहुत सारे दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या सजेशन है आपका? उसका मेन तो महिलाओं के लिए आपको मालूम है कि इस वक्त जो मोटो है, जो हमारा जो सस्टेनेबल जो गोल्स हैं SDGs, उनमें मतलब है इक्विटी फॉर हेल्थ, इक्विटी फॉर वुमेन, जेंडर इक्विटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हमें वुमेन को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करना है, एक तो वो बात है। और दूसरा ये है कि वी मस्ट डिजिट इट, मतलब हमें डिजिटल हेल्थ का पूरी तरह से यूज करना है ताकि वुमेन जो ऐसे कॉर्नर्स में हैं जहाँ पे हेल्थ केयर नहीं पहुँच पा रही है, सो वी हैव टू मेक दिस ज्योग्राफी हिस्ट्री। You know, we should now think we go beyond the
कलेरियाज। बिल्कुल। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, स्टाफ की भी जरूरत होगी जो गांव-गांव जाकर लोगों और टेक्नोलॉजी को यूज करना, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको आप प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कुछ जरूरत है, दवाई की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है, या कोई और भी कोई आवश्यकता है, ब्लड की जरूरत है, बिल्कुल मैम, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल समय सीमा में बंधे हैं मैम, चर्चा तो हमारी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं, तो आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमें उम्मीद है महिला दिवस पर जो विशेष कार्यक्रम हमने रखा है, ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कैसा लगा, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। अगले अंक में नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।